ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। नाउ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम समझते एक चीज। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी वो हमारे होते हैं सारे के सारे इंसुलेटर्स। तो वहां पर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस हमारे जुड़े हुए होते हैं कोई एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल के साथ जिससे कि वो चार्ज हमारा फ्रीली मूवेबल नहीं है। अनलाइक द केस ऑफ कंडक्टर्स, जहां पर हमारा चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली कर्नल से बाहर जाते हुए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ओशियन हमारा एग्जिस्ट करता है और वहां पर हमारा चार्ज फ्रीली मूवेबल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स भी हमारा हो सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। यानी वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसका नॉर्मल पोजीशन पे जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमारा जीरो है, यानी वहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उन दोनों का सेंटर एक ही जगह पर होता है, तो डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो होता है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता हूं तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और जो न्यूक्लियस होगा वो हमारा पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करेगा। हमारा न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जिस कारण पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है वो हमारा थोड़ा सा हिल जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, ये सेपरेशन बंद कब होगी? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ये वाला न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो हमारा टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिमेट्री अब हट चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये राइट और लेफ्ट की तरफ फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा तो वहां पर हम बोलेंगे फर्दर कोई चार्ज सेपरेशन हमारा नहीं होगा, और फर्दर चार्ज सेपरेशन नहीं होने के कारण हम बोलेंगे जो यहां पर ये सिस्टम अब स्टेबल बन चुका है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अब हिल जाने के कारण फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस पर एक डाइपोल मोमेंट हमारा इंड्यूस हो चुका है। तो अगर मान लो हमारा ऐसा मटेरियल से बना हुआ कोई एक स्लैब है, हम हाइपोथेटिकल स्लैब भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चार्जेस आएंगे, राइट हैंड साइड में सबके पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अच्छा, अंदर हम देख सकते हैं जो ये वाला पॉजिटिव अगले वाले नेगेटिव को कंपेंसेट करेगा, यानी बल्क पे हमें कोई चार्ज तो महसूस नहीं होगा, लेकिन जो डायरेक्शन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा, राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमारे इकट्ठे होंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा डाइपोल्स की तरह बिहेव तो करता है। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होगा, यानी जिनमें फॉर एग्जांपल वाटर, जिनमें ऑलरेडी हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक हमारा डाइलेक्ट्रिक्स या इंट्रिंसिक डाइपोल्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं। तो वहां पर तो हमारा ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, क्योंकि वो हमारा रैंडम मोशन में था ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, उस कारण पे जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो हमारा जीरो हो चुका था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल मोमेंट तो उसके अंदर है ही है। अब मैं जैसे ही अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो वो सारे डाइपोल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा जो कि उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क ना लगे, यानी वो अपना जो मिनिमम एनर्जी पोजीशन है, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल करते हुए अरेंज हो जाएगा, और एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहां पर भी क्रिएट होगा। तो यहां पर क्या होगा, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
लेफ्ट हैंड साइड में माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये जो चार्ज डेंसिटी होता है इनको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज डेंसिटी। और ड्यू टू दिस बाउंड चार्ज, ध्यान दो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई। इन द केस ऑफ कंडक्टर प्रॉपर चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और ये हमारा जीरो हो जाएगा, यानी ई और ई एक्सटर्नल हमारा इक्वल हो जाएगा। बट डाइलेक्ट्रिक्स के केस में ये पार्शियली होगा, अंदर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा बच जाएगा। मटेरियल को हम बोलेंगे पोलराइज हो चुका है। एंड इस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट हमारा क्रिएट हुआ, दैट डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन वेक्टर और पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट होगा, इसका एरिया प्लेट का अगर मैं ए मानता हूं तो चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड है सिग्मा बी इंटू ए, ठीक है। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको अगर मैं एल मानता हूं तो ऑब्वियस सी बात आ जाएगा सिग्मा बी इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट ए इंटू एल। सो पी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी द सिग्मा बाउंड। तो अगर यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप बोलता हूं, मैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है वो पी वेक्टर अगर होता है, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सिग्मा बी कैन बी रिटन एज पी वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है, राइट। अच्छा, अंदर पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं ई वेक्टर, देन पी वेक्टर कैन बी रिटन एज ई वेक्टर जो है वो ध्यान देना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अंदर पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है तो वी राइट पी वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इनटू ई वेक्टर। काई ई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इन द केस ऑफ एयर दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1, एयर और वैक्यूम में दैट इज इक्वल्स टू 1, बाकी सब में जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 1 ही होता है। काई ई हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन मटेरियल अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इन दैट केस हमारा काई ई जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास कोई एक कैपेसिटर प्लेट्स है इस तरीके से, जिसका एरिया है ए, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर चाहिए दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू एल, ठीक है। सो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया। थोड़ा सा गैप में दिखा रहा हूं, ऐसे गैप यहां पर है नहीं। तो इनिशियली जो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मान लो वो था मेरा सिग्मा एफ, और यहां पर जो था दैट इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एफ। तो जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ई एक्सटर्नल वेक्टर, अगर हम देखेंगे दैट विल बी सिंपली सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो है हमारा बाउंड चार्जेस भी तो क्रिएट होंगे, और जो बाउंड चार्जेस क्रिएट होंगे क्योंकि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो यहां पर हमारा प्लस चार्जेस क्रिएट होंगे और यहां पर हमारा माइनस चार्जेस क्रिएट होंगे। इसको हम बोलेंगे प्लस सिग्मा बी, इसको हम बोलेंगे माइनस सिग्मा बी, इसको हम बोलेंगे प्लस सिग्मा बी और इसको हम बोलेंगे माइनस सिग्मा बी। और उस कारण पे अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो हुआ है मान लो ई वेक्टर, ठीक है। सो पी वेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज कितना, एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई वेक्टर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई वेक्टर। तो
अब जो यहां पर आ जाएगा, अंदर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट किया है वो अब हमें पहले देखना पड़ेगा, राइट? ओके, तो दोस्तों यहां पर एक चीज पर ध्यान दो, क्या आने वाला है मेरे पास। अब अगर मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, यहां पर अब अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है, तो यहां का जो नेट चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी, दैट इज अ नेट बाउंड चार्ज, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट, देखो बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहां पर से जो बाहर निकल रहा है वो मेरे पास केवल और केवल E निकल रहा है, तो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज E इंटू ए, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज E इंटू ए, ठीक है। तो ए काट दो, तो हम लिख सकते हैं जो सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। एंड अब अगर हम ध्यान दें सिग्मा बी का वैल्यू कितना होता है, अच्छा सिग्मा बी का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है P के इक्वल, एंड P को जो मैं लिख सकता हूं प्लस P दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट काई E इंटू E, इस चीज को मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सिग्मा बाउंड हो जाएगा दैट इज सिग्मा बाउंड विल बी सिंपली इक्वल्स टू, जो हमारा सिग्मा बाउंड होगा दैट कैन बी सिंपली रिटन एज सिग्मा, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हूं, हाँ सॉरी, नहीं सही लिखा हूं, हाँ, तो सॉरी, तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस काई ई इंटू ई, और सिग्मा बाउंड जो है वो तो हम पहले ही जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ई इंटू ई, ये चीज तो हम पहले से ही जानते हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों चीज पे रेशियो निकालूं तो सिग्मा बी बाई सिग्मा एफ, सिग्मा बी बाई सिग्मा एफ, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज काई ई बाई 1 प्लस काई ई। ओके, अब ध्यान दो क्या है यहां पर, तो जो मेरे पास इंटीग्रल E डॉट ds था वो इंटीग्रल E डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी सिंपली QF माइनस QB बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बहुत जगह पे प्लस लिखा हुआ मिलेगा लेकिन उसकी टेंशन मत लो, साइन जो है वो मैंने ऑलरेडी यहां पर असाइन कर दिया हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट विल बी इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। अच्छा QB को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज QB इज नथिंग बट सिग्मा बी और इंटीग्रल ds, तो माइनस इंटीग्रल P डॉट ds, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो इसको यहां पर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर इंटू ds, दैट इज नथिंग बट QF वेक्टर, सॉरी QF। और ये वाला जो क्वांटिटी होती है, ये वाला जो क्वांटिटी है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ D वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज D वेक्टर। तो हम क्या लिखते हैं, D वेक्टर
that is equals to epsilon naught E vector plus P vector, that is epsilon naught chi E into E vector. ठीक है, and this can be written as epsilon naught 1 plus chi E into E vector. E वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी वेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि वो QF के साथ संबंध रखता है, तो QF जो था, ट्राई टू रियलाइज दिस वॉज नथिंग बट इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट E एक्सटर्नल इंटू DS वेक्टर। यानी कुछ नहीं होता तो हमारे पास ये होता, तो हम एक चीज सिंपली लिख सकते हैं दैट एप्सिलॉन नॉट इंटू E एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई E इंटू E वेक्टर। दिस थिंग टू थिंग्स जो है वो हमारा जा चुका है, और ये जो 1 प्लस काई E होता है, दिस इज कॉल्ड K, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी, हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यानी अगर एक्सटर्नली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है E, तो इन दैट केस जो हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा K टाइम्स से कम हो जाएगा। यानी इफ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक E vector becomes 1 by K times तो ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुल मिला के टोटल चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बाउंड बाई सिग्मा फ्री कैन बी सिंपली रिटन एज 1 by K। यानी हम लिख सकते हैं सिग्मा बाउंड विल बी, कितना आ जाएगा, इसको यहां पर ले जाओ तो सिग्मा F इंटू 1 माइनस 1 by K। तो जो बाउंड चार्ज हमारा क्रिएट होगा डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में, दैट विल बी इक्वल्स टू द फ्री चार्ज जो हमने दिए थे इंटू 1 माइनस 1 by K। ठीक है, और जो हमारा सिग्मा नेट हो जाएगा, तो सिग्मा नेट विल बी सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बाउंड, दैट विल बी सिंपली सिग्मा फ्री बाई K। तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम 1 by K टाइम्स जो है वो हमारा हो चुका है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द डाई इलेक्ट्रिक। यानी अगर मैं कोई एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूं तो इन दैट केस क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट को एक बार ढंग से समझ लो, बट हमारा काम का केवल इतना ही आने वाला है। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो थियोरिटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं पर भी कोई भी इंपॉर्टेंस हमारा नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें केवल इतना ही जानना है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई होता है तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by K टाइम्स हो जाती है, राइट?